देखती हूँ सपने की मेरे प्यारे साथियों। एक लंबे अरसे के बाद मैं फिर से हाजिर हूँ, कुछ नए किस्से, कुछ नई कहानियां लेकर। आज आप एक फसक सुनेंगे। फसक यानी गप। गप मारना भी एक कला है, जिसके उस्ताद हैं जाने माने लेखक और अनुवादक अशोक पांडे। तो लीजिए, पेश है उनकी किताब बब्बन कार्बोनेट से एक फसक यानी गप की चाशनी में डूबा एक किस्सा, भैया जी का हाथी पार्क। भैया जी एक स्कूल सखा के सखा थे और पहाड़ घूमने के उद्देश्य से जीवन में पहली बार लखनऊ से नैनीताल आए थे। भैया जी को नैनीताल भ्रमण कराने का जिम्मा मुझे सौंपते हुए स्कूल सखा ने कुछ दिन पहले चिट्ठी भेजी थी, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि भैया जी बचपन के दोस्त हैं, फैमिली मेंबर हैं, वगैरह वगैरह। मैं नैनीताल में बीएससी करता था और किराए के कमरे में एक दोस्त के साथ रहता था। हम अमूमन 9 बजे से पहले नहीं उठते थे, लेकिन उस दिन भैया जी के चक्कर में अलार्म लगाकर जागना पड़ा। वे 8 बजे पहुंचे। रेलगाड़ी से पहले काठगोदाम और फिर बस से नैनीताल। घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर उनके पेट की ऐसी तैसी हुई और वे आधे रास्ते उल्टे आँख करते रहे। सूरत बताती थी वे यात्रा से बहुत खुश नहीं थे। नैनीताल अपने नक्शेबाज लौंडों के लिए जाना जाता है, तब भी जाना जाता था। हम भी खुद को उन्हीं में शुमार करते थे। जेबों में 20 ग्राम मूंगफली खरीदने के पैसे हों ना हों, इन लौंडों के कपड़ों और जूतों की काट बिल्कुल लेटेस्ट होती। दिन भर माल रोड पर दर्जन दफा तल्ली ताल मल्ली ताल करते इन महामनाओं की स्त्री की हुई पतलूनों की क्रीज इतनी कर्री होती थी कि छू लेने पर उंगलियां कट जाने का खतरा रहता था। पहली निगाह में अपनी नक्शेबाजी के सामने मैंने प्लेन से आए निहायत बदरंग और बेमेल कपड़े पहने अपने हम उम्र भैया जी को भोंदू और खासा ग्रामीण जाना। स्कूल सखा ने चिकन का कुर्ता और रेवड़ी का पैकेट भिजवाया था। ये भी भेजे हैं आपके लिए, कहकर भैया जी ने मुखड़े पर बाई हैंड लिखा लिफाफा थमाया और असबाब खोलने में मसरूफ़ हो गए। लिफाफे के भीतर एक और सिफारिशी चिट्ठी थी, जिसमें स्कूल सखा द्वारा हिदायत दी गई थी कि भैया जी के साथ मैं वैसा ही व्यवहार करूं जैसे उनके साथ करता। रहने का बंदोबस्त हमने सोचा हुआ था। हम दोनों रूम पार्टनर एक खाट पर और गेस्ट ऑफ ऑनर दूसरी पर। कमरे में खाना पकाने का कोई बंदोबस्त नहीं था, अर्थात हम समीप ही अवस्थित वैष्णव भोजनालय में 240 रुपये माहवार पर खाया करते थे। भोजनालय स्वामी ने उसी रेट से मेहमान को खिलाना स्वीकार कर लिया था। भैया जी ने चाय की डिमांड की। हमारे मना करने पर उन्होंने अजीब सा मुंह बनाया। बोले, चाय बिना हमारी तो उतरती नहीं, कोई बात नहीं, गुल कर लेते हैं। जीवन में पहली बार गुल की डिबिया और उसका इस्तेमाल करने का तरीका देखने का सौभाग्य हासिल हुआ। गुल ने अपना काम किया और आधे घंटे बाद जब वे नहा धोकर बाथरूम से बाहर आए तो उनके हाथ में मेरी घड़ी थी, जिसे मैं पिछली शाम वहीं पेस्ट साबुन वगैरह रखने के काम आने वाले स्टूल पर भूल आया था। देखिए, पायलट को ऐसे नमी में छोड़िएगा तो स्लो हो जाएगी। मॉडल टॉप है वैसे आपका, हमसे पूछिएगा तो हम कहते सोनाटा इससे अच्छी रहती। भैया जी के बाप का लखनऊ में एचएमटी घड़ियों का शोरूम था। तौलिया बिस्तर पर फेंक अचानक रूम पार्टनर की कलाई दबोचते हुए बोले, ये आपकी घड़ी तो आउट ऑफ डेट है, हमारे लखनऊ आना, पापा से कह के नहीं दिलवा देंगे एक्सचेंज। हम शरीफ लड़के थे और हमारे कुल 5 या 6 दोस्त थे। अगले 2-3 दिनों में हमने भैया जी से सबको मिलवाया। मुलाकात के शुरुआती 30 सेकंडों में वे नव परिचित की कलाई थाम पहले घड़ी का मॉडल देखते, फिर उसकी विस्तृत टीका करते। भैया जी की मेहमान नवाजी के उद्देश्य से हमने 3 दिन कॉलेज गोल किया और उन्हें वे सब जगह दिखाई जो दिखा सकते थे। झील में अपने पैसों से नौकायन करवाया तो वे बहुत खुश नहीं हुए।
आधी यात्रा के बाद बोले, हमारे लखनऊ में हाथी पार्क है, उसमें से ज़्यादा मौज आती है। नाव से उतरे तो उन्होंने कहा, अगली एक्टिविटीज़ बतलाइए तो जरा। टिफ़िन टॉप, चर्च, पिक्चर हॉल, हनुमानगढ़ी इत्यादि दर्जनों जगहों पर ले जाए जाने पर वे कहते, हमारे लखनऊ में हाथी पार्क है। उनका अगला वक्तव्य होता, अगली एक्टिविटीज़ बतलाइए तो ज़रा। हम सचमुच बहुत शरीफ थे और दूसरी दोपहर तक मर गए। भैया जी के प्रति ऐसा अनुराग उमड़ने लगा था कि मैंने पाषाण देवी के मंदिर में उनके मरने की दुआ भी मांगी। भैया जी ने नैनीताल को अस्वीकार कर दिया था। पर्यटकों से अटा रहने वाला नैनीताल ऐसा बदकिस्मत था कि उन्हें कोई भी जगह फ़ोटो खींचने लायक नज़र नहीं आई। सुबह से शाम तक वे एक सस्ता छर्री कैमरा गले में लटकाए घुमा करते और एचएमटी घड़ियों के बारे में सतत व्याख्यान दिया करते। शाम को झील में लाल नीली धारियों वाली पालदार नावें उतरी तो मैंने उनसे फ़ोटो खींचने को कहा। बढ़िया सीनरी मिलेगी तो ना फ़ोटो खींचेंगे भैया। हमारे हाथी पार्क में एक बार हमने 2 रील खींची थी। पापा कहते हैं घड़ी कंपनी तो जैको भी बढ़िया है, मगर उसकी चाबी जल्दी टूटती है। दूसरी रात जीवन की सबसे लंबी रात थी। भैया जी ने अपने पैसों से रम का अद्धा खरीदा और हमारी पार्टी करवाई। छिपते छिपाते कहीं उस अद्धे की हत्या की गई और वैष्णव भोजनालय में बैगन की सब्जी और दाल रोटी के साथ उसे दफनाया गया। कमरे पर भैया जी के भीतर तलत महमूद की आत्मा घुस गई और उन्होंने 2 बजे तक हमारी ऐसी तैसी की। बीच में एक बार हमने उन्हें रोकने की कोशिश की और विषयांतर करते हुए उनसे अपने प्रेम जीवन के बारे में कुछ बताने को कहा, लेकिन उन्होंने, पापा कहते हैं पिक्चर में लड़की को सही नहीं दिखाते। वैसे मधुबाला बढ़िया लगती है हमको तो। हम हतप्रभ होते उसके पहले वे बोल पड़े, एक दूजे के लिए देखे हैं ना, असल जिंदगी में वैसा कुछ होता नहीं। एक बार शाम को हाथी पार्क में जो है, ऐसे ही एक लौंडा बैठा रहा लौंडिया के साथ कमलासन बन के, तो जो तुड़ैया हमने उसकी लगाई। तलत महमूद की आवाज़ ने उन पर पुनः हमला कर दिया था और उनका दिल अरमान भरा हो गया। वे भयानक सड़ी आवाज़ में रेंकने लगे। मैं भैया जी की सारी बातें बर्दाश्त करने को तैयार था, क्योंकि वे मेरे स्कूल सखा के सखा थे, लेकिन अपने कैमरे का एक बार भी इस्तेमाल न करने की वजह से उन्होंने नैनीताल की सुंदरता को जिस तरह थर्ड क्लास साबित किया हुआ था, उसने मेरी इस जिद को उकसाया कि अगले दिन अपने पैसों से रोप वे में बिठाकर भैया जी को स्नो व्यू घुमा कर लाऊंगा, जहाँ की ब्यूटी से मजबूर होकर उन्हें फ़ोटो खींचनी ही पड़ेंगी। हम सुबह ही पहुँच गए। चमकीला दिन था। हिमालय की धवल श्रृंखलाएं अपनी पूरी धज में थीं। मैं भैया जी के चेहरे पर उस विस्मय को तलाश रहा था जो पहली बार हिमालय से साक्षात्कार करने वाले नश्वर मनुष्यों के चेहरे पर आ जाता है। भैया जी अपने जूते के तस्मे बांधने को झुके और जम्हाई से लेते हुए बोले, क्या है, कुछ नहीं है, बस चूने का पहाड़ तो है। हमारे लखनऊ हाथी पार्क में मन कर रहा था भैया जी की खोपड़ी फोड़ दूं, लेकिन उसी दोपहर 3:30 बजे की बस पकड़ उन्हें वापस काठगोदाम जाना था। मैंने जब्त किया। अगली एक्टिविटीज़ बतलाइए तो ज़रा, वे पूछ रहे थे। रोडवेज पर मैं और भैया जी बस की बगल में खड़े थे, जो 5 मिनट में निकलने वाली थी। मुझे लग रहा था उनका काला मुंह होते ही दुनिया स्वर्ग में तब्दील हो जाएगी। 1 करोड़ चिड़िया पिंजरे तोड़कर आसमान को अपने कलरव से भर देंगी। झील का पानी दूध में बदल जाएगा, जिस पर राजहंस तैर रहे होंगे। वे सीट पर सामान रख चुके थे। अचानक गर्दन में टंगा कैमरा निकाल कर मुझे थमाते हुए बोले, एक फ़ोटो तो बनता है ना भैया नैनीताल का, जरा खींचिए तो, हम पोज बनाते हैं। भैया जी पहले झील के सामने खड़े हुए। मैं फ़ोटो खींचने को तैयार हो ही रहा था कि वे बोले,
अरे रुकिए ना, सीनरी बनाने दीजिए तो। वे पोजीशन ले चुके थे और अब उनकी निगाहें झील पर थीं। मैंने फ़ोटो क्लिक किया। नीम अंधेरे नेपथ्य में स्टेशन की छत, टिकट खिड़कियाँ और लोग थे। जिस जगह भैया जी खड़े थे, बस पर लिखा यूपी रोडवेज साफ पढ़ने में आ रहा था। आप सुन रहे थे अशोक पांडे की किताब बब्बन कार्बोनेट से एक मज़ेदार किस्सा।